Hello students, our today's topic is radioactive pollution. कौन सा प्रदूषण? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। इससे पहले हमने जनरल पोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या क्या आपके सिलेबस में है वो पढ़े थे। आज का है हमारा रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी प्रदूषण। व्हाट इज़ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन? अब आप चेक करें अपने आप को, क्या आपको आता है इसका जवाब? व्हाट इज़ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन? ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं एनवायरनमेंट में जिनकी प्रवृत्ति या टेंडेंसी रेडियो एक्टिव नेचर की होती है। प्रकृति उनकी वो लगातार रेडिएशन या विकिरण छोड़ते हैं। आपको इनके एग्जाम्पल देने हैं। ये आपका क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन कौन से हैं। ये असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है आपका। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द इमिशन, यानी निकलना है ना, विकिरित होना, इमिशन ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल, उच्च ऊर्जा के जो कण हैं वो विकिरित होना किसी पदार्थ में से। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इनटू एयर, वाटर और लैंड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, इन चीज़ों से सोर्स, ये स्रोत हैं उसके। यूज़ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स, किसका यूज़? रेडियो न्यूक्लियाइड्स इन इंडस्ट्रीज़, यानी उद्योग धंधों में, फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। न्यूक्लियर टेस्ट कैरीड आउट बाय डिफेंस पर्सनल डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। यूरेनियम माइनिंग, ये यूरेनियम नाम आ गया ना आपका जो मैंने क्वेश्चन दिया। यूरेनियम भी एक पदार्थ है जिससे कि तत्व है, एलिमेंट, जिससे रेडियो एक्टिव विकिरण निकलते हैं, रेडिएशन। Radioactive pollution that is spread through Earth's atmosphere is called fallout. The best example fallout is denuclear bomb attack on Hiroshima and Nagasaki. आप इससे वाकिफ़ हैं, जापान में हुआ था, 1945 में हुआ था। और ये कौन सा समय था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। Radioactive pollution is the increase in natural background radiation emerging from the activities of human being involving the use of naturally occurring or artificially produced radioactive materials. ठीक है। अब ये है the three major types of condition exist. Continuous pollution, accidental pollution, occasional pollution. ये क्या है इसमें समझा रखा है। न्यूक्लियर वेस्ट कहाँ कहाँ से आता है, ये उसके स्रोत इसमें बता रखे हैं आपको। बिगेस्ट सोर्स ऑफ मैन मेड न्यूक्लियर वेस्ट इन द सराउंडिंग ओशियंस, रेडियो एक्टिव ट्रेसेस फ्रॉम दीज प्लांट्स हैव बीन फाउंड एज फार ऑलवेज एज ग्रीनलैंड। माइनिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम, ये एक और शब्द आया आपके लिए, थोरियम, ये भी रेडियो एक्टिव प्रकृति का या नेचर का है। न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, जो इंडस्ट्रीज़, मेडिकल और साइंटिफिक प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं, वहाँ से भी ये निकलता है। तो ये क्या लिखा है साइड में? सोर्सेज, यानी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के स्रोत क्या क्या हैं, ये अच्छे से आप देखिए। इसमें न्यूक्लियर वेपन्स उसका सोर्स है, ये सारे सोर्स स्रोत चल रहे हैं। डिफेंस वेपन प्रोडक्शन, यानी हमारे जो बचाव के उत्पाद हैं ना, जो युद्ध में वगैरह में काम में लिए जाते हैं, डिफेंस वेपन, हथियार, उनका उत्पाद करना, उससे भी ये प्रकृति एनवायरनमेंट में छूटते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंटली जो कुछ फेलियर हो जाते हैं न्यूक्लियर, वो उससे भी ये प्रकृति में रेडियो एक्टिव प्रदूषण बढ़ता है। ये देखिए किससे कितना हो रहा है। न्यूक्लियर मेडिसिन से 21% रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो रहा है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यानी जो उपभोक्ता उत्पाद है, उससे 16%। ऑक्यूपेशनल से, उद्योग धंधों से 2%, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल से 1%, फॉल आउट से 2%, मेडिकल एक्सरे से, देखिए एक्सरे सबसे ज़्यादा है 58%, और मैन मेड रेडिएशन 18%। ये सब हो गया आपके टोटल 82%। इफ़ेक्ट्स, अब
रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन या प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या हैं, दुष्प्रभाव क्या क्या हैं। दुष्प्रभाव ही हैं, नेचुरली अच्छे प्रभाव तो नहीं होंगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आर अमंग द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस। समझ गए आप, बहुत ही विषैला प्रभाव ये रखते हैं। और इस पे काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था मैरी क्यूरी को 1903 में। उन्होंने क्या देखा था, विक्टिम ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन एंड डाइड ऑफ ल्यूकेमिया। और इस तरह से ये सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1945 का था, बहुत सारे लोग मर गए थे। आज तक उनके जेनेटिक चेंजेस और काफ़ी दुष्प्रभाव उसके देखे गए हैं। फिर ये रेडियो एक्टिविटी ऑफ द एटम्स, तो ये क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं ये सब बता रखा है इसमें। ये सारा इसके इफ़ेक्ट हैं कि द रेडियो एक्टिव इफ़ेक्ट जो हैं वो जेनेटिक हो जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं। डैमेज ऑफ जीन पूल, द जेनेटिक ऑफ ऑल लिविंग स्पीशीज़। फिर नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये रेड अक्षर से हाईलाइट किया हुआ है इसके दुष्प्रभाव को। अच्छे से अपने नोट्स बनाना। लॉस ऑफ हेयर एंड नेल्स, क्या क्या हो सकता है, देखिए अब कितने ज़्यादा दुष्प्रभाव हैं इसके। बैड इफ़ेक्ट्स, एनीमिया, इन्फेक्शन, हेमरेज, ट्यूमर्स, ल्यूकेमिया, मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कैंसर, कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर यानी हार्ट संबंधित प्रॉब्लम, दिल की, प्रीमेच्योर एजिंग यानी जल्दी से बुढ़ापा, एंड रिड्यूस्ड लाइफ स्पान, उम्र कम होना। ये देखिए आप इससे भी समझिए थ्रेशोल्ड्स इसका। फिर आयोनाइजिंग रेडिएशंस किस तरह से हो रहा है, कितना अच्छा समझाया हुआ है ये डीएनए बना रखा है बीच में, डीएनए हेलिकल, और ये रेडिएशन से निकल रहे हैं, सेल में जा रहे हैं, फिर डीएनए में जा रहे हैं जो क्रोमोसोम्स में होता है। डीएनए का ब्रेकडाउन हो रहा है, दिख रहा है आपको। फिर कैंसर सेल हो जाती है, फिर उसकी ग्रोथ होती है, एक सेल से दो सेल, 2 4 8 मल्टीप्लाई होती है। इरेग्युलर सेल डिवीज़न को ही कैंसर कहते हैं। जो सेल नॉर्मल होती है उससे अलग सेल होती हैं ये, और ट्यूमर बना लेती हैं। तो इसका दुष्प्रभाव ये दिख रहा है आपको, आयोनाइजिंग रेडिएशन। रिस्क ऑफ हेवी कंटेमिनेशन का ये ग्राफ दे रखा है, इसको समझिए आप। कंट्रोल ऑफ, अब ये सब पढ़ लिया हमने, क्या था, क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या इसके स्रोत हैं, सोर्स। नाउ इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को, तो उसके प्रिवेंशन या रोकथाम। प्रिवेंशन ऑफ लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उनसे इनके लीकेज को रोका जाए रेडियो एक्टिव तत्वों के। फिर सेकंड है प्रॉपर स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट का सही तरीके से स्टोर किया जाए और फिर उसका डिस्पोजल यानी निष्कासन सही तरीके से किया जाए। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड हाई रिस्क एनालिसिस, उच्च जो खतरे की जगह हैं उनका सही से मॉनिटरिंग की जाए, नियमित रूप से निगरानी की जाए। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग अबाउट न्यूक्लियर एक्सपोजर, अब देखो कोई कंट्री अपनी आप को सेव करने के लिए एटॉमिक बम बनाती है और उसके निरंतर प्रयोग करती है। अपने यहाँ पोखरण में होता है ना कि कोई हमने वेपन बनाया, ऐसे न्यूक्लियर वेपन हथियार बनाया, तो उसको वहाँ जाके यूज़ कर लिया, तो उसके रेडिएशन तो एनवायरनमेंट में आते ही आते हैं। तो सारी कंट्री को, ग्लोबल मीन्स सारे वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व को, समस्त कंट्री को इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हवाएं तो जुड़ी है, ज़मीन की सीमाएं हो सकती है, लिमिटेशंस, बाउंड्रीज़, पर हवा से इधर उधर ये जाते हैं, विकिरण की कोई सीमा नहीं होती। तो एक वैश्विक स्तर पर कंट्रोल करना पड़ेगा। एक वैश्विक समस्या है तो सभी कंट्री को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग, इसमें समझिए आपके क्या कहना चाह रहे हैं ये चित्र आपको। अब रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इन इंडिया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई है, कुछ परमिशंस दी हैं, कुछ पे बैन किया है, तो उन सबको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इसको आप अच्छे से लर्न करिए। जो ये मैटर लिखा है बहुत काम का है, ये बुक्स से अलग है, ये बहुत मेहनत करके बनाया गया है वीडियो। इसमें जो भी आपके पिन पॉइंट है, काम की बातें वही डाली गई हैं। फिर इंडिया में टॉक्सिक हॉट स्पॉट ऑफ यूरेनियम एंड न्यूक्लियर वेस्ट कहाँ है,
ये सीन दिखा रखा है आपको जहाँ पे इसका उपयोग बताया मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल जैसलमेर में पोखरण के पास जो जगह है अक्सर वहाँ पे ही हम इसके एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई नया वीपन बनाया होता है तो उसको टेस्ट करते हैं, वहाँ पे विस्फोट किया जाता है। आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे। तो वो जगह हॉटस्पॉट हो जाती है, हॉटस्पॉट कहलाती है। क्या क्या यूज़ किया गया है और क्या क्या एनवायरनमेंट में आता है, फिर वहाँ से ओशियंस में पहुँच जाता है। न्यूक्लियर कोलोसस इन इंडिया, देखो आप ये साइड में समझा रखा है न्यूक्लियर पावर पॉइंट। ये जो निशान है ना साइड में बता रखा है कहाँ कहाँ है ये इंडिया के नक्शे में, आप समझिए इसको ध्यान से। इंडियाज़ जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन क्रिपल्ड बाय यूरेनियम वेस्ट, ये बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी इसका इफ़ेक्ट जा रहा है। पंजाब में देखिए आप ये सब स्लाइड्स को स्क्रीनशॉट खींच के अपने इस पे एक पूरा ऐसे लिखिए, ये भी असाइनमेंट है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के डेफिनेशन, स्रोत और उसके सोर्स हो गए स्रोत, उसके बाद प्रिवेंशन क्या है, रोकथाम, कहाँ कितना फैलाव है, हॉटस्पॉट क्या है। इस सब पे एक आप इसको वीडियो को अच्छे तरह से 2-3 बार देख के और अपना असाइनमेंट कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला मैं दे चुकी हूँ इसी वीडियो में। क्लासरूम ऐप पर भी आ जाएगा, नहीं आए तब भी आप उस पर अपना असाइनमेंट डालिए करके। झारखंड में ये है जादूगोडा, ये देखिए यूरेनियम का वेस्ट वहाँ पे किस तरह से डाला जा रहा है। अब इंडिया ने कुछ प्रोग्राम शुरू किया हमारे देश में रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट के, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के थ्रू। BARC की फुल फॉर्म भी आप लिखिए, तीसरा क्वेश्चन है ये, BARC की फुल फॉर्म क्या है और ये क्या काम कर रहा है, क्या मॉनिटरिंग कर रहा है। इन सब फ़ोटोज़ को, ये फिगर्स क्या कह रहे हैं, किसके हैं, अच्छी तरह से वॉच करिए। आप देखिए ये कितना अच्छा समझा रखा है आपको। क्लासरूम टीचिंग इतनी अच्छी हो ही नहीं सकती थी, ईश्वर ने जो भी किया अच्छा आपको समझना है इससे। अब कुछ लॉज बनाए, इनको अच्छे से याद रखना। ये चौथा क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर में कि क्या क्या लॉज चल रहे हैं हमारे, नियम कानून रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को कम करने के लिए। देखिए आप, नंबर 1 एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, रेगुलेटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑन नवंबर 15 1983, रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल्स 1971, एटॉमिक एनर्जी रूल्स 1987, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यानी अधिनियम 1986, इंडियन पेनल कोड सेक्शन 268, ये सब कानून बने हुए हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 133 टू 144, सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 91, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अब ये क्या सिनेरियो है एट प्रेजेंट इंडिया में रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट का, वो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ओके।